अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब एक नई कहानी के साथ हाज़िर हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि तवील नावल का इंतखाब जो है वो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी शॉर्ट स्टोरी और शेयर की जाए। और आज जुमा है और कल हफ्ता, तो फिर इतवार को मैंने लेना है ब्रेक। तो 2 दिन में ये इस कहानी की 2 एपिसोड पूरी हो जाएंगी और पीर से हम इंशाल्लाह जो है किसी नए नावल का आगाज़ करेंगे आपकी फरमाइशी लिस्ट से। तो अभी जो है आप एक और शॉर्ट स्टोरी जो है इंजॉय कीजिए और मंडे से इंशाल्लाह हम नया नावल, कोई तवील नावल शुरू करेंगे। कहानी का नाम है तुमसे हैं सिलसिले। मुसन्निफ़ा है मरियम अज़ीज़। किस्त नंबर 1। अम्मी, दर्द के मारे वो कराह उठी। शगुफ्ता जो बड़े इन्हमाक से उसके सर में तेल लगाने के बाद अब मसाज कर रही थी, उसकी दुहाई पर रुक कर उसे देखने लगी। अम्मी, ये मेरा सर है और सर पर ये जो बाल उगे हैं वो बहुत नाजुक हैं, और जिस तरह आप मेरे नाजुक बालों के साथ धींगा मुश्ती कर रही हैं, बाल लंबे होने के बजाय आपके हाथ में आ जाएंगे, और ये जो एक दुनिया मेरे लंबे बालों पर फिदा है, मेरी टिंट देखकर भाग जाएगी। उसका अंदाज इतना दुखी था कि पास बैठी सादिया की हंसी निकल गई। ही, बड़ी हंसी आ रही है। ज़रा मुझे आज़ाद होने दो, तुम्हारी बतीसी तोड़कर तुम्हारे हाथों में देती हूँ। उसके जारहाना अंदाज पर सादिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। उससे क्यों लड़ रही हो, कसूर तुम्हारा ही है। क्यों बालों में कंघी नहीं करती, देखो कितने उलझ गए हैं। उन्होंने कंघी उसके बालों में घुमाई और कुछ फासला समेटते ही बालों के जंगल में उलझ गई। बस अम्मी छोड़ दें, मुझे नहीं लगवाना तेल और कंघी, मैं खुद कर लूँगी। वो एकदम उठी और जल्दी जल्दी बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देने लगी। तभी दाएं तरफ का दरवाज़ा एक धमाके से खुला था, जहाँ से सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट पहने, एक हाथ में बैट और दूसरे में बैग थामे अदिल नमूदार हुआ था। हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम चची जान। वो उसवा और सादिया को हाथ हिलाते हुए शगुफ्ता के सामने झुका। जीते रहो। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूमी। कि तुम कहाँ जा रहे हो, खेलने या पढ़ने? सादिया ने आंखें सिकोड़कर बैट और बैग को देखा। दोनों काम करने, पहले खेलूंगा फिर पढ़ूंगा। हाँ, फिर हो चुकी पढ़ाई। सादिया ने सर झटककर दोबारा नजरें किताब पर गाड़ दी। हर कोई तुम्हारी तरह कुनसेहन नहीं होता। सारा सारा दिन किताबों में सर दिए रहती हो, फिर जाकर इतने नंबर लेती हो जितना मैं 2 घंटे में पढ़कर कर लेता हूँ। तुम, सादिया की उंगली उठाते ही शगुफ्ता ने उसे रोक दिया। अच्छा चची जान, मैं चलता हूँ, आज बिरयानी बनाइएगा। वो तेज़ी से खड़ा हुआ, लेकिन उसवा के करीब पहुँचते ही रुक गया। कुछ चौंक कर उसके सर को देखा और आहिस्ता से नाक उसके सर के करीब ले जाकर सूंघा। 2 मरतबा सूंघने के बाद उसने हल्का सा चक्कर खाया और ज़मीन पर चित लेट गया। शगुफ्ता जो परेशान होकर उठने लगी थी, सादिया के कहे पर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसवा ने खा जाने वाली नज़रों से ज़मीन पर लेटे अदील को देखा और दूसरे ही पल अपना जूता उतार कर वो उसके मुंह पर रख चुकी थी। मुंह पर जूती का एहसास होते ही वो तड़प कर उठा था। अब की बार शगुफ्ता और सादिया की हंसी के साथ उसका कहकहा भी शामिल था। कि क्या बदतमीज़ी है। अदील ने कपड़े झाड़ते हुए नागवारी से उसवा को देखा। तुम्हारे जैसों का यही इलाज है, बेनियाजी से बोली वो। जैसे को तैसा, सादिया ने भी बदला लिया। तुम्हें तो रात को पता चलेगा जब हलाकू खान मैथ्स का टेस्ट लेंगे, फिर ज़रा आना मेरे पास मदद के लिए। अदील की धमकी पर एक पल में उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने ज़रा सी गर्दन दरवाजे के अंदर डालकर झांका और कमरे में सिर्फ अदील और सादिया को देखकर उसकी नज़रें बेसाख्ता घड़ी की तरफ उठीं, जहाँ 6:15 हो रहे थे। वो गहरा सांस लेकर अंदर दाखिल हुई। बैठने के बाद मुस्कुराते हुए उन दोनों का जायज़ा लिया। लगता है आज छुट्टी हुए 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं और हलाकू खान अभी नहीं आए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं और अपने कमरे में कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा। सादिया के मालूमात फ़राहम करने पर उसने मायूसी से कापी खोल ली। कापी खोलते ही उसे याद आया कि उसने टेस्ट तो याद ही नहीं किया। उसने बेसाख्ता सर पर हाथ मारा। क्या हुआ? सादिया ने चौंक कर उसे देखा। यार, मैंने तो टेस्ट याद ही नहीं किया। उसके मुंह लटकाने पर सादिया ने ठंडी सांस भरकर सर झुका लिया, जबकि अदील मुसलसल घूरने के बाद बोला था, आखिर पढ़ाई से तुम्हारा ईंट और कुत्ते वाला बैर क्यों है? देखो भाई, मेरे पढ़ने का मकसद तो सिर्फ पास होना होता है, तो क्यों आखिर दिन रात पागलों की तरह जाग कर पढ़ाई करूं? मकसद तो पास होना है, अब चाहे ग्रेड आए या ना आए। मेरे नज़दीक लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना बिल्कुल बेकार है। आखिर में करना तो हांडी चूल्हा है। और आखिरी वजह ये कि क्यों बंदा पढ़ पढ़ कर अपना रंग रूप खराब करे। आखिर में उसने दाद तलब नज़रों से अदील को देखा। वाह क्या बात!
عدیل کی داد پر اس نے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ کرے ہلاکو خان کو نیند آ جائے، ان کا پیٹ خراب ہو جائے، وہ باتھ روم کا رستہ بھول جائیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے جذب کے عالم میں اپنے کام میں مشغول تھی۔ تبھی کھنکارنے کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور سامنے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہلاکو خان کو دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں، جبکہ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر سعدیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اس کی گھوری سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سارے نادر خیالات وہ سن چکا ہے۔ اسوا نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی بے ضرر سی بددعاؤں کا ردعمل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ چہرہ لیے سعدیہ کی کاپی پر جھکا ہوا تھا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے نظریں گھمائیں جو بے ساختہ انداز میں عدیل سے جا ملی۔ اس سے نظریں ملتے ہی عدیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔ اسوا کے منہ سے نکلنے والی گڑگڑاہٹ بے ساختہ تھی۔ مہران نے چونک کر اسوا کو دیکھا تو عدیل کا قہقہا چھوٹ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پڑھنے کے وقت بھی تم لوگوں کو مذاق سوچتا ہے؟ عدیل اپنی بک لاؤ اور اسوا تم بھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ عدیل کی کاپی دیکھنے کے بعد اس نے سوالیہ نظروں سے اسوا کو دیکھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ مہران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ 2 من کا سر ہلانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گز بھر کی زبان دی ہے اس کا استعمال کرو۔ عدیل کی ہنسی نکل گئی۔ شٹ اپ عدیل۔ مہران کے ڈانٹنے پر اس نے سر جھکا لیا، لیکن مسکراہٹ نے اب بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں یہ ایکسرسائز سالو کرنے کو دی تھی، کہاں ہے؟ وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو مجھے کل بھی بتا سکتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو مہران نے گہرا سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ بیٹھو یہاں اور بک لاؤ۔ مہران نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ کتاب کا مطلوبہ صفحہ نکال کر اس نے اسوا کی شکل دیکھی۔ کچھ بھی نہیں، اس کے بڑی معصومیت سے جواب دینے پر کاغذ پر چلتا مہران کا ہاتھ بے ساختہ تھما تھا۔ یہاں دماغ ہے یا بھوسا؟ مہران نے انگلی اس کے سر پر ماری تو سعدیہ اور عدیل نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور اب کی بار اسے غصہ آنے کے بجائے رونا آ گیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی تم اچھے مارکس لوگی، لیکن اب تو تمہارا پاس ہونا بھی مشکل لگتا ہے۔ اب ایک بار کان اور آنکھیں کھول کر سنو اور دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم نہیں بتاؤں گا۔ اس نے ابھی لکھنا شروع کیا تھا جب ایک کے بعد دوسرا پانی کا قطرہ صفحے پر گرا تھا۔ اس نے کچھ چونک کر سر اٹھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ مہران نے ناگواری سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے، مہران نے غصے سے پین کاپی پر دے مارا۔ روز تمہارے پاس نہ پڑھنے کا بہانہ ہوتا ہے، کچھ کہوں تو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ سعدیہ اور عدیل بھی تو ہیں، کبھی جو انہوں نے مجھے تنگ کیا ہو۔ آپ کو ویسے ہی میں بری لگتی ہوں، ظاہر سی بات ہے میں آپ کی سگی نہیں، وہ تو آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں۔ اسوا کی بات پر کچھ لمحوں کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اگلے لمحے وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ کمرے سے، اور وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ مجھے بھی نہیں پڑھنا آپ سے، وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی اور دوسرے پل وہ بھی دندناتا ہوا کمرے سے باہر تھا، جبکہ عدیل اور سعدیہ حیران پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دستک پر اس نے چادر سے سر نکال کر دیکھا۔ عدیل پر نظر پڑتے ہی سر پھر چادر میں گھسا لیا۔ اسوا اٹھو نا۔ عدیل کے پکارنے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے ہلکی سی چادر کھینچ کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں چادر ہٹائی۔ اف، اتنا غصہ! عدیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے واقعی اس کا سر پھاڑنے کے لیے کسی چیز کی تلاش شروع کی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ قصور تو بھائی کا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے زیادہ دانت تمہارے نکل رہے تھے۔ میری بے عزتی پر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کم آن یار، اس میں بے عزتی کی کیا بات ہے؟ تم جانتی ہو بھائی پڑھائی کے معاملے میں ایسے ہی ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ڈانٹتے ہیں، اور جہاں تک میری بات ہے تمہیں تو اندازہ ہے میں کتنا خوش مزاج ہوں۔ سیڈ سچویشن میں بھی مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ میں تو جب مروں گا پھر مسکرا رہا ہوں گا۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ چپ کا روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ اسی وقت سعدیہ سیب کھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب ہر طرف امن کا جھنڈا لہرا جاتا ہے تب یہ مس فاختہ آ جاتی ہے سریلے گیت گانے۔ عدیل نے سعدیہ کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسوا کے قریب بیٹھ گئی۔ بھائی میرے، میں ویسے ہی لڑائی سے کوسوں دور رہتی ہوں۔ جو لڑائی سے دور بھاگتے ہیں وہ کم از کم صلح تو کروا دیتے ہیں۔ میں نے تم سے کتنا کہا تھا میرے ساتھ چل کر مہر کے سامنے میری سفارش کر دو، لیکن نہیں۔ مجھے پتا تھا میری ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود ہی اسے منا لو گے۔ اس نے کہنے کے ساتھ سر پر ہاتھ مارا۔ میں کیا کہنے آئی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ اسوا تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔
ताया जी आ गए। वो सब बुलाकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। ताया जी, वो बाहर से पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखते ही उन्होंने दोनों बाजू फैला दिए। उनके साथ लगते ही वो रोने लगी। पहले तो वो मुस्कुराकर उसकी पुश्त थपथपाते रहे, लेकिन जब आंसू बहाने का सिलसिला तवील होने लगा तो उन्होंने कुछ परेशान होकर उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा, जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। वो किसी अजीज़ की शादी पर 2 दिन के लिए बाहर गए थे और जानते थे उनके बगैर वो उदास होगी, और उसके रोने की वजह वो यही समझ रहे थे। लेकिन इतना शदीद रद्द-ए-अमल इस वजह से नहीं हो सकता था। उसवा, क्या हुआ बेटा? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? उनका इतना पूछना गज़ब हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसवा, बताओ बेटा, किसने तुम्हें कुछ कहा है? मेहरान भाई ने। मेहरान ने? वो हैरान हुए। जी, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया, और ये अभी नहीं हुआ। वो हर बार मेरी इंसल्ट करते हैं। अगर वो बड़े हैं और लायक हैं कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो मेरा क्या कसूर है? हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। खुद को बहुत तोप चीज़ समझते हैं। वो जो बहुत गौर से उसकी बात सुन रहे थे, यकदम हंस पड़े। उनके हंसने पर वो बुरा मानकर पीछे हट गई तो उन्होंने दोबारा उसे अपने साथ लगा लिया। तुम अपना दिल बुरा मत करो, और ना रोने की ज़रूरत है। मैं कान खींचता हूँ उस गधे के। कान नहीं खींचते, बल्कि आपने उनकी इंसल्ट करनी है जिस तरह उन्होंने मेरी की है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि उन्होंने चौंक कर उसे देखा। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो आपसे बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? वो जब चाहे मेरी इंसल्ट कर दें। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो और अपनी ताई से मिल लो, और किचन में देखो, तुम्हारी अम्मी या ताई हैं, उन्हें कहो मेरे लिए चाय भेज दें। वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। वो किताब पढ़ रहे थे जब दस्तक देकर मेहरान अंदर दाखिल हुआ। आपने बुलाया था अब्बू? हाँ। उन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और उसे बैठने का इशारा किया। कल तुमने उसवा को डांटा था? जी। उनकी बात सुनकर वो हैरान हुआ था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ख़ास तौर पर उसे बुलावा भेजा था, वो समझा कोई बहुत ख़ास बात है। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोले। वो कह रही थी तुमने उसे कमरे से निकल जाने को कहा। जानते हो, वो सारी रात रोती रही। अब की बार वो झिंझलाकर बोला था। उसने आपको ये नहीं बताया कि उसने क्या कहा था? उसका कहना है कि मैं उसे अपना सगा नहीं समझता। हालांकि मैंने उसमें और सादिया में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। सारी प्रॉब्लम तो ये है कि पढ़ने से उसकी जान जाती है। उसकी बात पर वो हल्के से मुस्कुराए। तो ठीक है, ज़्यादा पढ़कर करना भी क्या है? उनकी बात पर वो हैरान हुआ था। कि आप कह रहे हैं अब्बू, हमारी फैमिली में सब एक से बढ़कर एक डिग्री होल्डर हैं। ऐसे में सिर्फ उसवा का ना पढ़ना, आप जानते हैं लोग कैसी बातें करेंगे। ये तो हम जानते हैं उसवा की हमारे लिए कितनी अहमियत है, लेकिन बाहर के लोग तो यही समझेंगे कि उसका बाप नहीं था तो ताया ने उसको पढ़ाया नहीं। मेहरान की बात ऐसी थी कि वो सोच में पड़ गए। उसवा से बेतहाशा लाड प्यार की वजह यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि उसवा कभी महसूस करे कि उसका बाप नहीं। वो उनके छोटे भाई की इकलौती बेटी थी। उन्हें याद था जब उसवा पैदा हुई तो सब कितना खुश थे, ख़ास तौर पर वो और जावेद, उसवा के वालिद। उसवा घर भर की लाडली थी। एक वजह तो उसकी मनमोहनी सूरत थी, दूसरी वजह उनके घर में वो पहली लड़की थी। उनके घर का सबसे बड़ा बेटा मेहरान था। उसके साल बाद अदील पैदा हुआ और कुछ माह बाद जावेद के घर उसवा पैदा हुई। उसवा के बाद सादिया के आने से जैसे हर तरफ रौनक हो गई थी। शायद सब बच्चों को बराबर का प्यार मिलता अगर अचानक जावेद इस दुनिया से ना चले जाते। उसवा सिर्फ 3 साल की थी। उसे तो ठीक तरह से अपना बाप याद भी ना था, और उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि कभी उसे महसूस ना होने दिया कि उसका सगा बाप नहीं। सिर्फ उसे महसूस ना हो कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा खला है। उनकी बेजा मोहब्बत ने उसकी ज़ात में कई खामियां पैदा कर दी थीं। किसी को इजाज़त ना थी कि कोई उसे कुछ कह दे। जिन कामों के लिए सादिया और अदील पर पाबंदियाँ थीं, उसे इजाज़त थी। सादिया और अदील के साथ भी उसकी दोस्ती थी, लेकिन खुदा जाने मेहरान को उससे क्या बैर था, और कुछ ऐसा ही हाल उसका भी था। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि उन्होंने उन दोनों के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने मुस्कुराती हुई नज़रों से मेहरान को देखा। उनकी तवील खामोशी के बाद यूं खुद को देखने पर वो कुछ हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है अब्बू, इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ, मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है और हैंडसम भी। उनके अंदाज पर उसका कहकहा बेसाख्ता था। तो फिर क्या सोचा आपने मेरे बारे में? वो शरारती नज़रों से उन्हें देखने लगा। सोच रहा हूँ तुम्हारे चेहरे के फूल खिला दूँ। उनकी बात पर वो एक बार फिर हंस पड़ा। बड़ा नेक ख्याल है आपकी। इस सोच को मैं अमली जामा ज़रूर पहनाऊँगा, लेकिन इसके लिए 2-3 साल का वक्त दें। इस बात पर अमीन साहब सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। अब्बू, आप जानते हैं मैं कब से बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। कुछ कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कल मुझे एक कॉलेज से रिप्लाई आया है। 1-2 माह में मुझे जाना होगा। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा।
جبکہ شادی کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اسوا کو میں سمجھا دوں گا، تم بھی اس سے آرام سے بات کیا کرو۔ جی، وہ سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے جب ریحانہ چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئیں۔ آپ بہت چائے پینے لگے ہیں، اب رات کو چائے پئیں گے تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے امین صاحب کی شکل دیکھی جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف آ گئیں۔ لیٹنے کے بجائے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ جانتی تھیں ابھی خاموشی ہے، لیکن کوئی خاص بات ضرور ہے جو ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد ضرور کریں گے۔ آخر اتنے سال کی رفاقت میں اتنی مزاج آشنائی تو ہو ہی گئی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ریحانہ کے پکارنے پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ریحانہ! کچھ دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز ابھری تو وہ کچھ کہے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہیں یاد ہوگا اماں نے ایک فیصلہ کیا تھا مہران اور اسوا کے بارے میں۔ جملے کے اختتام پر انہوں نے رک کر ریحانہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کی طرف متوجہ تھیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے۔ تم شگفتہ سے بات کر لو کہ وہ کیا چاہتی ہے، منگنی یا نکاح؟ اب کی بار ریحانہ چپ نہیں رہ سکیں۔ یہ سب اچانک کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کے تیکھے انداز پر وہ جذبز ہو کر رہ گئیں۔ بات اعتراض کی نہیں، اتنی جلدی کی ہے۔ جب میں آپ سے کہتی تھی کہ ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستقبل میں ان کا کیا رشتہ بنتا ہے تو آپ کہتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، مناسب وقت پر بتاؤں گا۔ میرے خیال میں مناسب وقت تو ابھی بھی نہیں آیا۔ ہاں، تب میرا یہی خیال تھا اور میرے حساب سے ٹھیک بھی تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اگر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی اور پھر وہ رہتے بھی ایک گھر میں، خیر جو بات گزر گئی سو گزر گئی۔ اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مہران اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور اسوا بھی اے لیول کر رہی ہے۔ دونوں اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس رشتے کو سمجھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا ابھی شادی کر دو، صرف یہ چاہتا ہوں ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بندھ جائے۔ مہران ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہے، اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے جائے تو اسے پتہ ہو کہ پیچھے اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ورنہ وہاں کی رنگینیاں کسی کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ اس دوران اسوا بھی اپنا گریجویشن مکمل کر لے گی اور ہمارے بچے ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ بات کے آخر میں ان کے چہرے پر بڑی اطمینان بھری مسکان ابھری جسے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیں۔ آہٹ پر انہوں نے چونک کر دیکھا اور دروازے میں کھڑی ریحانہ کو دیکھ کر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھ رک گئے اور وہ مسکرا کر سیدھی ہوئیں۔ ارے بھابھی، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں۔ اگر تم مصروف ہو تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں بھابھی، کوئی مصروفیت نہیں، بس یہ اسوا کا پہلاوا سمیٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن حرکتیں۔ انہوں نے مسکرا کر ایسے سر جھٹکا جیسے ان کے تصور میں اس کی شرارتیں ہوں۔ جی بھابھی۔ بستر کی چادر ٹھیک کر کے وہ ریحانہ کی طرف متوجہ ہوئیں جو ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک اہم بات کرنے آئی ہوں۔ ان کی بات اور انداز دونوں شگفتہ کے لیے حیران کن تھے، اس لیے وہ کچھ چوکنا ہو گئیں۔ رات تمہارے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب مہران کی شادی کر دینی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ تو نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ ہاں تو بھابھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ لڑکی بھی ہماری اپنی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا اماں نے اسوا کے پیدا ہونے پر کیا کہا تھا؟ ریحانہ کے سوالیہ انداز پر ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اسوا اور مہران؟ ان کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا تو ریحانہ بے ساختہ مسکرا دیں۔ ہاں، میں اسوا اور مہران کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی مسکراہٹ کے جواب میں شگفتہ مسکرا بھی نہ سکیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ریحانہ کے استفسار پر ان کی نظروں کے سامنے اسوا کا سراپا گھوم گیا۔ بھابھی، اسوا تو بہت چھوٹی ہے ابھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہی تھیں کہ اسوا بڑی ہو چکی ہے۔ ہاں تو ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں؟ دراصل مہران ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، تو تمہارے بھائی چاہتے ہیں جانے سے پہلے منگنی یا نکاح کر دیں۔ آخر کل کو بھی یہی ہونا ہے تو پھر ابھی صحیح، اور پھر اچھا ہی ہے بچوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ان کی بات سے قائل ہونے کے باوجود وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ بھابھی، اسوا میں بہت بچپنا ہے، میرا نہیں خیال ابھی وہ شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی۔ تم تو ایسی باتیں کر رہی ہو شگفتہ جیسے اسوا غیر لوگوں میں جا رہی ہو۔ وہ اس گھر میں اپنوں کے درمیان رہے گی۔ اگر بچپنا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں، تم، امین، مہران، عدیل، سعدیہ، سب اس کے اپنے ہیں، اس کو سنبھالنے والے۔ شگفتہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری تو ریحانہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ چلو شکر ہے، تمہاری تسلی تو ہوئی۔ ویسے میرا نہیں خیال بچوں کو کوئی اعتراض ہوگا، لیکن پھر بھی تم اسوا سے پوچھ لینا۔ مہران ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہے، 4-5 دن تک آئے گا، ورنہ اس سے ابھی پوچھ لیتی، لیکن میں جانتی ہوں وہ نہ نہیں کرے گا۔
वो पुरयकीन अंदाज में कहते हुए खड़ी हो गईं। मैं ज़रा किचन देख लूँ, और हाँ, उसवा से आज ही पूछ लेना। वो मुस्कुराकर याद दहानी करवाते हुए बाहर निकल गईं, जबकि वो वहीं बैठी बैठी माजी में खो गईं। वो जब कमरे में दाखिल हुई तो उसवा बालों को दोनों मुट्ठियों में जकड़े किताब पर झुकी हुई थी। उसवा जी, उनके पुकारने पर वो झंझलाई हुई आवाज़ में बोली। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? अजीब अजाब है ये मैथ, मेरा दिमाग ख़राब था जो मैंने सादिया के कहने पर यह अजाब मोल ले लिया। कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुस्से से बोलते बोलते आखिर में उसकी आवाज़ भरा गई तो शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए उसे साथ लगा लिया। अरे पगली, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारे सर आएंगे तो उनसे समझ लेना। उनकी तो मैंने छुट्टी कर दी, उनके साथ लगी वो धीमी आवाज़ में बोली तो उन्होंने झटके से उसे खुद से अलग किया। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैंने सर से कह दिया था अब मुझे पढ़ाने ना आए। वो उनसे अलग होकर नरूठेपन से बोली तो उनके माथे पर शिकने नुमायाँ होने लगीं। उनका गुस्सा महसूस करके वो तेज़ी से बोली, अम्मी सच्ची में जो वो पढ़ाते थे मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। उससे तो बेहतर है मैं मेहरान भाई से ही पढ़ लिया करूं। उसकी बात पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो पहले क्यों मना किया था? डांटते बहुत हैं, हर वक्त गुस्सा, कसम से मैं तो बोर हो जाती हूँ। वो बेजार शक्ल बनाकर सफ़े आगे पीछे करने लगी तो वो उसवा से बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोचने लगी। मुसलसल खामोशी पर उसवा ने सर उठाकर शगुफ्ता को देखा जो सर झुकाए किसी सोच में गुम थी। अम्मी क्या बात है? उसके पुकारने पर वह चौंक कर उसे देखने लगी। आज तुम्हारी ताई आई थी। उनकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ताई जी दूसरे शहर से आई हों। बात के इख्तिताम पर वो फिर हंसने लगी तो उसकी बात का मतलब समझते ही वो खुद भी झींप कर मुस्कुरा दी। पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर खी किया करो। उनके टोकने पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। वो कहने आई थी कि वो मेहरान की शादी करना चाह रही हैं। अच्छा, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। वो घर में मुतवक्का फंक्शन के बारे में सोचकर खुश हो गई। सादिया और अदील को पता है? उसे एकदम से ख्याल आया था। पता नहीं, अभी तो भाभी ने सिर्फ मुझसे बात की है। मैं उन दोनों से पूछ कर आती हूँ। वो एकदम उठने लगी जब शगुफ्ता ने उसका बाजू थामकर उसे दोबारा बिठा लिया। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुन तो लिया है अम्मी, लेकिन मुझे सादिया और अदील से पूछने दें कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। उनसे बाद में पूछ लेना, पहले ये तो जान लो लड़की कौन है। उनके कहने पर उसने सर पर बेसाख्ता हाथ मारा था। काम की बात तो मैं पूछना ही भूल गई। कौन है वो? वो आंखों में इश्तियाक लिए उनका चेहरा देखने लगी। तुम? उनके कहने पर इश्तियाक की जगह हैरत और फिर बेयकीनी ने ले ली। वो उसकी आंखों के सारे रंग पड़ रही थीं। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उनके पूछने पर वो बोली कुछ नहीं, सिर्फ सर झुकाकर गोद में रखे अपने हाथों को देखने लगी। उसकी खामोशी की कोई वजह समझ में नहीं आई तो वह खुद बोली, उसवा तो फिर मैं तुम्हारी ताई को हाँ कर दूँ? अम्मी मुझे मेहरान भाई पसंद नहीं। क्यों? आपको पता है अम्मी वो कितने गुस्से वाले हैं और मुझसे तो उन्हें कोई ख़ास किस्म की दुश्मनी है। उसके एतराज़ की वजह सुनकर वो हंस पड़ी तो उसने नाराज़ी से उन्हें देखा। आपको ये मजाक लग रहा है, मैं सीरियस हूँ। खैर मेरे नज़दीक ये कोई वजह नहीं, और वो सिर्फ तुम पर ही गुस्सा नहीं करता, उसका मिजाज ही ऐसा है। और तुम्हारी और मेहरान की शादी की बात आज नहीं हुई, ये तो तुम्हारे पैदा होते ही तय हो गई थी। वो जो बेदिली से उनकी बात सुन रही थी चौंक कर उन्हें देखने लगी। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी दादी ने तभी तुम लोगों की बात तय कर दी थी। हमारी मर्ज़ी तो यही थी कि तुम दोनों को इस बात का पता हो, लेकिन तुम्हारे ताया ने मुनासिब नहीं समझा। फिर वक्त गुजरने के साथ किसी ने कोई बात ही नहीं की। मैं भूली तो नहीं थी, लेकिन मैंने दोहराया भी नहीं था। मैंने सोचा जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन अब जब भाभी ने बात की तो मुझे एतराज़ की कोई वजह नज़र नहीं आई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं तुम्हारी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि सब तुम्हें इतनी चाह से मांग रहे हैं, वरना ये देखने दिखाने का मरहला कितना तकलीफ दे होता है। उन लड़कियों से पूछो जो रोज़ किसी न किसी वजह से रिजेक्ट होती हैं। फिर तुम में जो खामियां हैं वो सबके सामने हैं। कम अज़ कम कोई एतराज़ तो नहीं करेगा कि उन्हें यह पता नहीं था। वो तुम्हें तुम्हारी खूबियों खामियों समेत अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए अहम है वो ये कि तुम हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी। बात के आखिर में उन्होंने प्यार से उसकी ठोड़ी को छुआ तो वो जो बड़े गौर से उनकी बात सुन रही थी मुस्कुरा दी। और कुछ कहना है? वो अम्मी, वो कहते कहते झिझक कर रुक गई। हाँ बोलो बेटा। वो अम्मी, क्या मेहरान भाई को इस बात का पता है? उसकी नज़रें झुकी थीं जबकि इस्तराब उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बात मेहरान की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकती। उसने कहा होगा तो भाभी ने बात की होगी। उसने बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उन्हें देखा जिसमें हैरत ही हैरत थी। हो गई तसल्ली या कुछ और भी पूछना है? उसने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया और किताबें समेटकर साइड टेबल पर रख दी। क्या हुआ, पढ़ना नहीं? शगुफ्ता ने कुछ हैरत से उसे देखा। नहीं, नींद आ रही है।
वो कहने के साथ करवट बदल कर लेट गई तो शगुफ्ता के होंठों पर ठहरी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। अदील और सादिया से पूछने नहीं जाना। उन्होंने झुककर उसका चेहरा देखना चाहा तो उसने सर मज़ीद तकिए में घुसा लिया। उसवा, उन्होंने उसका कंधा हिलाया तो वो लेटे लेटे बोली, कल संडे है, कल पूछ लूँगी। पगली, वो उसके सर पर चपत लगाकर खड़ी हो गई। उनके निकलते ही उसने आंखें खोलकर छत को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। अम्मी, नाश्ता। टीवी लाउंज में दाखिल होते ही उसने सदा लगाई थी। रिहाना ने सब्जी काटते हुए नज़रें उठाकर घड़ी की तरफ देखा जहाँ 12:30 बज रहे थे। ना सलाम ना दुआ, उठते ही तुम्हें खाने की फ़िक्र लग जाती है। टाइम देख रहे हो, दोपहर हो रही है, ये नाश्ते का वक्त है। उन्होंने गुस्से से अदील को देखा जो फिर सोफे पर ढेर हो गया था। अम्मी प्लीज़, आज संडे है। उसकी इल्तिजाइया अंदाज पर उन्होंने गुस्से का इरादा मौक़िफ़ करके उसके पास बैठी सादिया से कहा, सादिया बेटा, भाई के लिए नाश्ता ले आओ। और वो जो नोट्स में सर दिए बैठी थी, फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी, क्या ठूंसोगे? मेन्यू में क्या है? जूते हैं, खाओगे? तुमने खा लिए? बड़ा बरजस्ता जवाब आया था। नहीं, तुम्हारे लिए संभाल कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया, वो तुम अपने लिए रखो। मेरे लिए 2 अंडे फ्राई और 6 ब्रेड ब्राउन कर दो। अदील के मेन्यू पर सादिया की आंखें फटने के करीब खुल गई थीं। क्या कोई और भी नाश्ता करने वाला है? क्यों, कोई और क्यों, मैंने करना है। ये तो मैं तुम्हारा लिहाज करके कुछ कम कह रहा हूँ, वरना जब से मैं जिम जा रहा हूँ मुझे अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। ज़रा मेरे मसल्स चेक करो। अचानक वो पुरजोश अंदाज में उठकर उसे अपने मसल्स दिखाने लगा। हाँ। सादिया सर झटक कर किचन में चली गई तो वो सोफे से उठकर रिहाना के करीब आकर लेट गया। उठकर बैठो अदील, दोपहर हो रही है और तुम्हारी नींद ही ख़त्म नहीं हो रही। उनके कहने पर वो कसलमंदी से उठकर बैठ गया। अब वो नज़र नहीं आ रहे। उसने इर्द गिर्द नज़रें घुमाईं। वो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। ये अच्छी रही, लोगों के बच्चे ख़राब करते हैं। यहाँ मामला ही उल्टा है। लोगों के बापों को एतराज़ होता है कि बच्चे छुट्टी का दिन घर पर गुजारें। यहाँ बच्चे घर पर हैं और वालिद मोहतरम दोस्तों के साथ। अम्मी ज़रा अपने सरताज पर नज़र रखें, अदील ने आंखें घुमाते हुए कहा तो रिहाना ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करके उसके कंधे पर धप लगाई। सोच समझ कर बोला करो, किसके बारे में बात कर रहे हो। इससे पहले वो कोई जवाब देता सादिया ने पटकने वाले अंदाज में ट्रे उसके आगे रखी थी। लो ठूंसो। तुमने क्या आज सुबह नाश्ते में मिर्चें चबाई थीं? सादिया जवाब दिए बगैर अपने नोट्स की तरफ मतवज्जा हो गई। अम्मी, मेहरान भाई कब आएंगे? हाँ, वाकई पूरा हफ्ता हो गया है उसे गए, 4 दिन का कहकर गया था। फ़ोन भी नहीं किया, उसका इंतज़ार है, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। क्या अम्मी? सादिया ने सरसरी से अंदाज में पूछा था, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर वो दोनों चौंक उठे थे। मेहरान से उसकी शादी की बात करनी है। किसकी किस्मत फूटने वाली है? अदील हल्की आवाज़ में बोला था, लेकिन फिर भी रिहाना ने सुन लिया था। तुम जब भी बोलना फजूल बोलना। उनके गुस्से से बोलने पर वो मुंह नीचे करके हंसने लगा, जबकि सादिया अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गई। अम्मी, भाई की शादी की बात हो रही है और आपने हमको बताया ही नहीं। अब बता तो रही हूँ। बड़ी मेहरबानी। अदील सर झुकाए बोला तो रिहाना ने उसे घूरा था। सादिया ने भी एक गुस्सीली नज़र अदील पर डालकर दोबारा रिहाना को देखा। लड़की कौन है, हम जानते हैं? वो इश्तियाक से उनका चेहरा देखने लगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह। कौन? वो दोनों एक साथ बोले थे। बूझो। वो दोनों के तासुरात का मज़ा लेने लगी। वो दोनों अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ अंदाज़े लगाने लगे। अम्मी प्लीज़ बताएं ना, थक कर सादिया ने खुद पूछ लिया। उसवा। क्या? नवाला अदील के हलक में अटक कर रह गया, जबकि सादिया का मुंह भी खुले का खुला रह गया। ये कैसे हो सकता है? अदील ने सबसे पहले हवासों में आते हुए सवाल किया। क्यों नहीं हो सकता? रिहाना ने हैरत से अदील को देखा। अम्मी, आपने उन दोनों से पूछा भी या नहीं? सादिया के पूछने पर उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। वो दोनों कभी नहीं मानेंगे। उसवा से शगुफ्ता पूछ चुकी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। रिहाना के कहने पर उन दोनों को दूसरा झटका लगा था। अब के रिहाना ने गुस्से से उन दोनों को देखा। तुम लोगों को आखिर एतराज़ किस बात पर है? वो दोनों क्यों नहीं मानेंगे? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उन्होंने अदील की तरफ देखा तो उसने बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। ऐसी बात नहीं अम्मी, बस आप खुद सोचें, आज तक उन्होंने कभी एक दूसरे से सीधे मुँह बात नहीं की। अदील की बात सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात? मैं समझी पता नहीं क्या बात है। आपके नज़दीक ये कोई बात ही नहीं? सादिया ने कुछ नाराज़ी से उन्हें देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि मंगनी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ उसवा की तरफ से अंदेशा था, लेकिन वो मामला आसानी से तय हो गया, जबकि मेहरान की तरफ से मैं पुरयकीन हूँ। उनके इतने पुरयकीन अंदाज पर वो दोनों भी मुतमईन हो गए। एक के बाद दूसरी फिर तीसरी नज़र डालने के बाद उसने मायूस होकर नज़रें दोबारा अपनी प्लेट पर गाड़ दीं। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था।
लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में धकड़ पकड़ हो रही थी। जो बात कल उसे पता चली थी उसने उसकी सोचों का रुख बदल दिया था। लेकिन यहाँ तो उसने एक बार फिर सामने ताया जी को देखा, जिन्होंने रोज़मर्रा की बात करने के अलावा और कुछ नहीं कहा था, जबकि वो कोई ख़ास जुमला उनके मुंह से सुनना चाहती थी। उनसे होती हुई उसकी नज़रें पानी का जग लाती रिहाना पर गईं, जिनका सारा ध्यान टेबल पर था। उसके बाद उसने अदिल और सादिया को देखा तो बेसाख्ता ठंडी सांस ली। कम अज़ कम उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या पता उन्हें मालूम ही ना हो। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। उसवा, रिहाना की आवाज़ पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। खाना क्यों नहीं खा रही? उनके पूछने पर सादिया और अदिल ने एक साथ उसे देखा तो वो सर झुकाकर नवाले तोड़ने लगी। अदिल और सादिया ने जताती नज़रों से एक दूसरे को देखा। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रखकर बाहर निकल रही थी जब सादिया ने उसे आवाज़ देकर बाहर लॉन में आने को कहा। पहले उसने नाराज़ी जताने के लिए सोचा कि ना जाए, फिर खुद ही ये जानने के लिए कि वो कुछ जानते हैं या नहीं, लॉन की तरफ चल पड़ी, जहाँ वो दोनों उसी के मुंतज़िर थे। सहे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसवा ने अब्रू उचकाकर अदिल को देखा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? आफ्टर ऑल तुम हमारी बड़ी भाभी के ओहदे पर फायज होने वाली हो। अदिल की बात पर उसे बड़े ज़ोर की हंसी आई थी, लेकिन जब्त करते हुए बोली, बड़ी जल्दी याद आ गया। वो माथे पर बल डालकर बोली, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम भंगड़ा डालकर इस बात का ऐलान करते? हाँ, ऐसा करने में हर्ज भी नहीं था। उसवा की बात पर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था और फिर उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसवा ने नागवारी से उसे देखा और जब उसकी खांसी नहीं रुकी तो उसने ज़ोर से उसके कंधे पर ढप लगाई। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, उसने सादिया को मुखातिब किया जो मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। मोहतरमा को कितना शौक़ है शादी का और हम इनकी हमदर्दी में दुबले हुए जा रहे हैं। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, तुम्हारी शादी मेहरान अमीन वल्द अमीन असलम से तय पाई है, जो सदा से तुम्हारी जान के दुश्मन थे और उनका शुमार कल तक भी तुम्हारे दुश्मनों में ही होता था। फिर अचानक ये तब्दीली? अदील के सवालिया अंदाज पर वो बेनियाजी से बोली, कोई ख़ास वजह नहीं, बस कहीं तो शादी करनी है ना। इसका क्या मतलब है कहीं तो शादी करनी है? क्या दुनिया के सारे लड़के ख़त्म हो गए हैं या मेहरान भाई आखिरी आदमी है? सादिया के सवाल पर अदील कहकहा लगाकर हंस पड़ा तो वो भी मुस्कुरा दी। यार, तुम लोग अपने भाई के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? उसवा ने मसनूई अफसोस से दोनों को देखा। जी नहीं, हमें अपने भाई से पूरी हमदर्दी है, हम उन्हें तुमसे बचाना चाहते हैं। दफ़ा हो जाओ। अदील की बात पर वो गुस्से से उठी तो सादिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने सामने बिठा लिया। मजाक ख़त्म यार, तुम सही बताओ, तुम खुश हो? सादिया के पूछने पर उसने बारी बारी दोनों का चेहरा देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रहे थे, तो उसे भी संजीदा होना पड़ा। पता नहीं खुश हूँ या नहीं, लेकिन तसल्ली ज़रूर है। आखिर इतने लोगों का ये फ़ैसला है तो उन्होंने सोच समझ कर ही कुछ ऐसा कहा होगा। अम्मी के बकौल यहाँ सब मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उसकी नज़रों में वाकई उन दोनों के लिए प्यार था, जिसे महसूस करके वो दोनों भी मुस्कुरा दिए थे। और फिर बड़े अच्छा ही सोचते हैं। और जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मेरी दुनिया महदूद है, उसमें गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी, ताया जी, ताई जी, तुम, सादिया और हाँ, मेहरान भाई भी। सादिया को मुंह खोलता देखकर उसने जल्दी से मेहरान का नाम लिया तो दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन साथ ही अदील ने टोक दिया, मोहतरमा आपके भाई नहीं अब। हाँ, जो भी हैं। वो एकदम मुस्कुराकर नज़रें चुरा गई। अरे, अपनी उसवा शर्माती भी है। अदील ने उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहा तो वो उसे घूरते हुए एकदम खड़ी हुई और फिर उनके आवाज़ें देने के बावजूद वहाँ रुकी नहीं। भाई आ गए। सादिया की एलानिया पुकार पर उसके हाथ में पकड़ा ग्लास हिलकर रह गया। उसने दोनों हाथों में ग्लास अच्छी तरह जकड़ लिया और दिल, उसने अलग ही शोर मचाया था। वो आज पहली बार तो मेहरान को नहीं देख रही थी। वो लोग एक ही घर में रहते थे, बरसों का साथ था। कभी भी उसने मेहरान के लिए ऐसा नहीं सोचा था, न ऐसा महसूस किया था जैसा इन चंद दिनों में महसूस करने लगी थी। वो किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई, जहाँ से लाउंज का मंजर बिल्कुल वाज़ेह था। सबसे होती हुई उसकी नज़रें मेहरान पर ठहर सी गई। आज वो चेहरा कितना नया नया अलग अलग सा लग रहा था। कल तक ये चेहरा उसके लिए आम सा था, लेकिन आज कितना अपना सा दिल के करीब लग रहा था। चंद दिनों की बेसाख्ता सोच ने उस शख्स को कितना अपना बना दिया था। उसे यूँ लगने लगा था कि उसका सब कुछ सिर्फ उसका ही है। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। इससे पहले कि किसी की नज़र उस पर पड़ती और वो उसके चेहरे के खिलते रंग उसके दिल का भेद खोलते, वो फ़ौरन वहाँ से हट गई थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब सादिया उसे पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। अभी वो ठीक तरह से उठी भी नहीं थी कि सादिया ने करीब पहुँचते ही उसका हाथ पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। इस अचानक अफ्ताद पर वो बौखला कर रह गई। आखिर हुआ क्या है? कौन सा तूफ़ान आ गया है? उसकी मुसलसल खींचातानी से तंग आकर वो चिंचिलाकर बोली,
اس کے झिंझलाने पर सादिया उसका हाथ छोड़कर सीधी खड़ी हो गई और संजीदगी से उसे देखने लगी। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम में ऐसी क्या खूबी है जिसकी बिना पर एक इंसान, बल्कि एक ऐसा इंसान जिससे हर वक्त तुम्हारी लड़ाई रहती थी, वो क्यों तुमसे शादी करना चाहता है? बल्कि सीधे और आसान अल्फाज में तुम अपनी तारीफ़ें सुनना चाहती हो? उसवा ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। मैं क्या फ़ारसी बोल रही हूँ जो यूँ उल्लुओं की तरह दीदे फाड़ कर मुझे देख रही हो? तुम क्या अंट शंट बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसे वाकई नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी मेहरान भाई के कमरे में जा रही हैं, उनको बताने भी और पूछने भी। सादिया के बताने पर ना सिर्फ उसके कान खड़े हो गए थे, बल्कि आंखें भी पूरी की पूरी खुल गई थीं। एकदम चादर हटाकर खड़ी हुई थी। फिर सादिया के करीब जाकर उसने सवाल किया था। फिर क्या, चलो चलकर सुनते हैं। वैसे भी बाहर मैदान साफ है, सारे सो चुके हैं। सादिया की आंखें मटकाने पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी और दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि उसे साफ सुनाई दे रही थी। शगुफ्ता के कमरे का दरवाज़ा बंद था। कॉरिडोर से गुजरकर वो लाउंज में आए थे, जहाँ मध्यम सी रोशनी थी। ताया जी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो दोनों दबे पांव चलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। सीढ़ियों से आगे लंबा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में मेहरान का कमरा था, जिसके साथ टेरेस था, जहाँ से लान और उसके गेट और बाहर का मंजर साफ नजर आता था। दिल में जाने क्यों उथल पुथल हो रही थी। उसने बेसाख्ता अंदाज में सादिया का हाथ थामा था। वो बिल्लियों की तरह दबे पांव आगे बढ़ रही थी। चौंक कर रुकी और गौर से उसका चेहरा देखने लगी। क्या हुआ? सादिया ने सरगोशी में उससे पूछा तो वह नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, वो नज़रें चुराते हुए बोली थी। कम ऑन यार, इसमें डरने वाली क्या बात है? बल्कि अभी तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ये मेहरान भाई भी बड़े छुपे रुस्तम हैं। कभी पता ही नहीं चलने दिया कि वो तुम्हें इतना पसंद करते हैं कि शादी करना चाहते हैं। सादिया ने कहने के साथ उसे गुदगुदी की तो उसकी हंसी छूट गई। अगले ही पल दोनों ने इशारे से एक दूसरे को चुप करवाया था और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा नीमवा था। वो दोनों दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गईं। अंदर से रिहाना की आवाज़ें आ रही थीं। इस दफ़ा तुमने ज़्यादा दिन नहीं लगा दिए? नहीं तो अम्मी, हफ्ते का कहकर गया था, एक दिन पहले ही आ गया हूँ, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। हाँ वाकई, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, शायद इसलिए ज़्यादा दिन लग रहे हैं। अच्छा, वो क्यों? मेहरान की मुस्कुराती आवाज़ पर उसने बेसाख्ता अंदर झांका था। दरवाजे के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। तुमसे एक ज़रूरी बात करना थी। जी बोलें। नहीं, यूँ नहीं, यहाँ आकर बैठो और तसल्ली से बात सुनो। ऐसी क्या बात है अम्मी? वो ब्रश टेबल पर रख कर उनके करीब बेड पर बैठ गया। तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? मैं समझा नहीं। वह कुछ हैरान होकर उन्हें देखने लगा। मेरा मतलब है, तुमने अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? ओह अच्छा, उनका मतलब समझकर वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ आप चाहती हैं मैं यहीं रहूँ पाकिस्तान में। यहाँ भी मुझे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन अम्मी, जो चांस मुझे मिल रहा है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। बाहर जाकर पढ़ना आसान नहीं, और मुझे इतनी आसानी से ये मौका मिल रहा है। फिर 2 साल की ही तो बात है। वापस तो मुझे यहीं आना है, आप सबके पास। मैं समझती हूँ बेटा, और मैं उन माँओं में से नहीं जो औलाद की खुशियों में रुकावट बने। मैं जानती हूँ इस मंजिल तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। तुम बाहर से आला डिग्री लेकर आओगे तो हम सबके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मैं इस सिलसिले में नहीं, किसी और सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी। और सिलसिले में? मेहरान ने हैरत से दोहराया। हाँ, ये मैं ही नहीं, तुम्हारे अब्बू भी चाहते हैं। वो चाहते थे कि वो खुद तुमसे बात करें, और शायद करें भी, लेकिन मैंने सोचा एक बार मैं खुद तुमसे पूछ लूँ। उनकी इतनी लंबी तमहीद पर वो कुछ परेशान हुआ था। क्या बात है अम्मी? दरअसल तुम्हारे अब्बू चाहते हैं जाने से पहले तुम्हारी मंगनी या निकाह कर दें। ओह, मैं समझा पता नहीं क्या बात है। वो एकदम गहरा सांस लेकर बोला। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मंगनी करने के लिए किसी लड़की का होना भी तो ज़रूरी है। उसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ पर बाहर खड़ी उसवा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। लड़की है ना, और तुम जानते भी हो, रिहाना ने बेइख्तियार खुश होकर कहा। अच्छा, कौन? मेहरान की पूरी इश्तियाक आवाज़ पर उसवा और सादिया ने बेसाख्ता अंदर झांका। उसवा। कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। मेहरान की दरवाजे की तरफ पूछती थी, वो दोनों उसके तासुरात नहीं जान सकीं, जबकि रिहाना का चेहरा साफ नज़र आ रहा था, जो मेहरान के चेहरे पर नज़रें जमाए बैठी थीं। क्या कहा आपने? मेहरान की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसवा को ठीक नहीं लगा था। यही कि हम सब चाहते हैं कि जाने से पहले तुम्हारा और उसवा का निकाह हो जाए। ये मुमकिन नहीं। काफ़ी देर बाद मेहरान की आवाज़ सुनाई दी थी। क्यों मेहरान? रिहाना तेज़ी से बोली। क्यों का क्या मतलब है अम्मी? बस ये नहीं हो सकता। आखिर कोई वजह तो हो। कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि वो मुझे पसंद नहीं। और उसवा को लगा जैसे फ़िज़ा में यकदम घुटन बढ़ने लगी है।
नापसंदीदगी की वजह? कोई वजह नहीं। वो झंझलाकर खड़ा हो गया तो सादिया एकदम पीछे हटी और नजरें बेसाख्ता उसवा पर पड़ी जो दीवार के साथ साकित खड़ी थी। सादिया ने उसका हाथ थामकर उसे ले जाना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से अपना हाथ खींचा था। तुमने तो कह दिया कोई वजह नहीं, लेकिन तुम्हारा बाप मुझसे वजह पूछेगा। वो ये बात सबसे कर चुके हैं। शगुफ्ता भी जानती है, बच्चे भी जानते हैं, हत्ता कि उसवा को भी पता है। उनकी बात पर वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ा था। अगर उसे पता है तो कौन सा तूफान आ गया है। आप सबसे कह दें कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं, और जब मुझे शादी करना होगी तब भी वो लड़की उसवा नहीं होगी। लेकिन मेहरान, आखिर हर्ज क्या है? घर की बच्ची है, नेक है, खूबसूरत, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं। वो बहुत बदतमीज़ और ज़ुबान दराज है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर मेरा और उसका मेंटल लेवल भी मैच नहीं करता। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो ज़हीन हो और सॉफ्ट स्पोकन हो, जबकि उसवा ना तो उसे पढ़ने का शौक़ है और ना ही बात करने की तमीज़ है। मेहरान के लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। मेहरान, तुम जानते हो अपने अब्बू को, और ये भी कि वो उसवा से कितना प्यार करते हैं, और उसवा और तुम्हारी शादी की बात आज की नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन से तय है। उनकी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। आप कौन सी सदी की बात कर रही हैं अम्मी? आज के दौर में जहाँ बच्चे का बेडरूम भी उसकी मर्ज़ी से सेट किया जाता है, वहाँ आप एक जीते जागते बाशऊर इंसान की ज़िंदगी का इतना अहम फैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर करना चाहती हैं। शादी कोई एक दिन का खेल नहीं, सारी ज़िंदगी का जुआ है। मुझे उसवा वैसे ही पसंद नहीं तो बीवी के रूप में उसे देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका अंदाज कतईयत लिए हुए था। उसवा ने पूरा जोर लगाकर खुद को वहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही। यूँ लगता था जैसे उसकी टांगों में जान ही ना रही हो। कुछ देर के बाद रिहाना की आवाज़ सुनाई दी। मैं तो समझ रही थी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? यही सवाल सादिया और उसवा के दिलों में था। ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर किसी को पसंद करूँगा तो वो कम अज़ कम उसवा नहीं होगी। मामला उनकी सोच के बिल्कुल बरअक्स था। सादिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसवा की तरफ देखा जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो एक टुक सामने दीवार को देख रही थी। सादिया को लगा अगर वो मज़ीद यूँ खड़ी रही तो शायद गिर जाएगी। उसने उसका बाजू थाम कर खींचा तो वो रोबोट की तरह उसके साथ चलने लगी। कमरे में पहुंचकर उसवा चुपचाप बेड पर बैठ गई, जबकि उसके दाएं पहलू में सादिया बिल्कुल साकत बैठी थी। कितने ही लम्हे वो खामोशी से गुजर गए। थक कर सादिया ने ही रुख बदलकर उसवा को देखा, जो बिल्कुल साकित बैठी गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। धचका तो उसे भी लगा था, लेकिन जितना सदमा उसवा को हुआ था उसका अंदाज़ा वो कर सकती थी। उसने उसवा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसवा की आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ सादिया, ना मैं इस वक्त कुछ सुनना चाहती हूँ और ना कहना। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। उसका लहजा इतना अजनबी था कि सादिया का हाथ बेसाख्ता उसके कंधे से हट गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। सारे घर में खामोशी सी छा गई थी। हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुराता फिरता। मेहरान सारा दिन का निकला रात को देर गए वापस आता, और उसवा ने उसका इतना असर लिया था कि बुखार हो गया जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर अमीन साहब ने उससे दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया। वो सर झुकाए उनके सामने बैठा था, लेकिन वो महसूस कर सकते थे कि अपने फ़ैसले पर ना उसे कोई अफसोस है और ना कोई पशेमानी। मैं तुम्हारे इस फ़ैसले की वजह जान सकता हूँ? अचानक कमरे की खामोशी में अमीन साहब की भारी आवाज़ गूंजी तो उसने उसी तरह नज़रें झुकाए जवाब दिया। मैं अम्मी को बता चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। वो खामोश रहा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मेहरान। अब की बार उसने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। अब्बू, ना तो मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ और ना करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा जवाब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, इसलिए वो आपको मेरी बदतमीज़ी लगेगा। उसकी बात और अंदाज़ दोनों उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा था। पहली बात तो ये कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और जब शादी करूँगा तो वो लड़की कम अज़ कम उसवा तो नहीं होगी। क्यों? उन्होंने बड़े ज़ब्त से पूछा था। मैं अम्मी को वजह बता चुका हूँ, लेकिन आपको भी बता देता हूँ। मेरे और उसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। अच्छी बात है, शरीफ लड़के ऐसा करते भी नहीं, लेकिन अब जबकि ये हमारी ख्वाहिश है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम मुझे कहते थे हमारे सलूक में कोई कमी आई तो लोग क्या कहेंगे। अब लगता है तुम खुद ही उस बात को भूल गए हो। हम शगुफ्ता से भी बात कर चुके हैं, हत्ता कि उसवा भी जानती है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारा ये इनकार कितने दिल तोड़ेगा। उनकी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ऐसा सब करने को मैंने तो नहीं कहा था आपसे। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। और जहाँ तक उसवा की बात है तो उसे अंदाज़ा होना चाहिए था कि मैंने कभी उसे पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद दिलाई थी जिसके टूटने पर उसको धचका लगे।
دیکھ رہی ہو اپنے لاڈلے کے انداز، کیسے باپ سے منہ زوری کر رہا ہے۔ برخوردار، امید تم نے نہیں پر ہم نے تو دلائی ہے، تمہارے نزدیک ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ ضد ہو کر رہ گیا۔ ابو آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں نے آپ کے کہنے سے اس وقت سے شادی کر بھی لی تو نہ میں خوش رہوں گا اور نہ ہی اسے خوش رکھ سکوں گا۔ جب ہم دونوں ہی خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کیا خوشی ملے گی؟ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی، تم جا سکتے ہو، انہوں نے کہنے کے ساتھ منہ بھی موڑ لیا تھا۔ اس نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آئیں۔ 2 دن بعد اسے بہت دور چلے جانا تھا، اس نے آخری سی کوشش کرنی چاہی۔ ابو چلے جاؤ مہران یہاں سے، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم میری ناراضی نہیں چاہتے تو تمہیں میری خواہش کا احترام کرنا ہوگا، ورنہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اسوہ سے پیار ہے؟ ہاں، اور ان کی ایک ہاں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر نکل گیا باہر۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ تینوں جانتے تھے وہ رو رہا ہے۔ آج اس کا وہ خواب حقیقت بننے جا رہا تھا جو لوگوں کے لیے خواب ہی رہتا ہے۔ اس وقت کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ آج جب وہ وقت آیا تھا تو وہ بالکل خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کے اپنے اس سے ناراض تھے اور اس وجہ سے ناراض تھے جو اس کے نزدیک وجہ ہی نہیں تھی۔ ہر بالغ انسان کی طرح اسے یہ حق تھا کہ وہ اپنی پسند کا جیون ساتھی چنے۔ جب اسے اسوہ پسند ہی نہیں تھی تو وہ اس سے شادی کیوں کرے؟ اس نے امین صاحب کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ وہ ان کا اپنا خون تھا، لیکن انہوں نے اس پر اسوہ کو ترجیح دی تھی۔ بھائی چلیں، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عدیل کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ اس نے سر اٹھانے سے پہلے اچھی طرح آنکھوں کو مسل کر صاف کیا تھا۔ چلیں امی۔ ریحانہ نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو ان کے دل کو بے اختیار کسی نے مسلا تھا۔ مہران بیٹا، اگر تم کہو تو میں ایک دفعہ تمہارے ابو سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں امی، آپ جانتی ہیں وہ اپنی ضد کے کتنے پکے ہیں۔ آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں چچی سے مل کر آتا ہوں۔ ریحانہ نے اسے روکنا چاہا لیکن پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ شگفتہ اسے بیڈ پر لیٹی نظر آئیں۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ ویسے ہی لیٹی رہیں۔ اس کی جانب ان کی پشت تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہیں، لیکن ناراضی کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں رہیں۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن لفظوں نے جیسے اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے روش پار کرتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب کوئی تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ کالج یونیفارم میں وہ اسوہ تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اسوہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر تیزی سے وہاں سے نکلنا چاہا، اور وہ جو کتنے دنوں سے برداشت کر رہا تھا کہ سب اس لڑکی کی وجہ سے تھا، اب اسے سامنے دیکھ کر اس کا دماغ یکدم گھوما تھا۔ رکو! اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ وہ بے اختیار رکی تھی۔ مہران نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسے پہلے کی نسبت کافی کمزور لگی تھی۔ کیا میں تمہارے اس سوگ کی وجہ جان سکتا ہوں جو تم نے خود پر طاری کر رکھا ہے؟ اسوہ جو نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کون سا تم سے بڑا شدید قسم کا افیئر چل رہا تھا جو میرے انکار پر تمہیں بخار ہو گیا ہے؟ کب میں نے تم سے کسی قسم کا اظہار محبت کیا تھا یا کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا ہو؟ پھر تمہیں کیوں لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ ایسی کون سی بات میں نے تم سے کی تھی جو تم نے میری دلہن بننے کے خواب سجا لیے؟ اور ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا، شادی کرنے کا تمہیں شوق بھی تو بہت ہے، اور کوئی نہیں ملا تو مجھے ہی آسان ٹارگٹ سمجھ لیا۔ لیکن مائنڈ اٹ، میں تو کم از کم تمہارا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں تم سے شادی نہ کرتا، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے تم سے، صرف نفرت اور کچھ نہیں۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو صرف تمہاری وجہ سے محسوس نہیں کر پایا۔ صرف تمہاری وجہ سے میں اپنے اتنے اہم کام کو کرنے سے پہلے اپنے باپ کی دعائیں نہیں لے سکا۔ تمہاری وجہ سے چچی مجھ سے ناراض ہے، میرے بہن بھائی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، سب تمہاری وجہ سے ہے۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اس نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسے زرد پڑ گیا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں کیسے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ سے نکلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہیرو جب واپس آتا ہے تو ہیروئن کے بدلے رنگ روپ دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس پر ایک ہی نظر میں فریفتہ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی یقیناً یہاں بھی ہوگا، لیکن خیر دیکھتے ہیں۔ اچھی لگ رہی ہے کہانی، انٹرٹیننگ ہے۔ انشاءاللہ کل لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔